क्यूरियसली के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज 19 जनवरी 2022 है, दिन है वेंसडे। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है ये पंजाब में होने वाले इलेक्शंस, कोविड और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेट चेंज की है इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। सेकंड टॉपिक, पाक्स नेशनल पॉलिसी। पाकिस्तान ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है, तो क्या क्या इसमें बदलाव है या क्या जेन्युइनली इसमें कोई बदलाव है, इस चीज़ को देखेंगे। ग्रो द पाई, इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, डोंट वरी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन इक्वालिटी को देखने के लिए जनरली हम वेल्थ को देखते हैं, लेकिन एक दूसरी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो क्या है वो हम देखेंगे। और फोर्थ आर्टिकल भी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें आपको कुछ फिगर्स देखने को मिलेंगे, आप इनको नोट डाउन भी कर पाएंगे और लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अभी लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाद में आप आंकड़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आने वाला जो बजट है, इस बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। एंड देन वी आर गोइंग टू गो थ्रू सम न्यूज़ एज वेल एज वन एमसीक्यू। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो पहला आर्टिकल है, इसका नाम है ए क्यूरियस मूव। ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। अब इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमियस बॉडी है। इसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से की है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका जन्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे देश में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई बॉडीज हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनका मेंशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, हमारे संविधान में हुआ है। जैसे कि यूपीएससी, आई एम श्योर आपको पता है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं उनको अपॉइंट करना डिफ़िकल्ट है। एक रिगरस प्रोसेस से उनको अपॉइंट किया जाता है, और एक बार अपॉइंट कर दिया आपने, फिर उनको निकालना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो होता यह है कि उस इंस्टीट्यूशन को हैंडल करने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका मेन इंचार्ज व्यक्ति है, उसके पास इतने पावर्स होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो प्रेसिडेंट है वो भी उनको ईजिली नहीं निकाल सकते। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस प्रकार की जो हमारी बॉडीज़ हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। सरकारें बदलती रहेगी, लेकिन ऐसी बॉडीज़ जो हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो सरकार बदलने के साथ साथ वो खुद ना बदल जाएं, वो स्टैटिक रहें, वो स्ट्रॉन्ग रहें, एक पिलर की तरह। तो यही एक एक्सपेक्टेशन है, और जनरली स्पीकिंग ऐसा हुआ भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सो फार अभी तक का जो हमारा इतिहास है उसमें रीजनेबली अच्छा काम, बहुत ही अच्छा काम किया है। मीन्स दुनिया की अलग अलग जो ऐसे कमीशंस हैं, इलेक्शन कमीशंस जो हैं दुनिया के अलग अलग, वो हमारे देश में आते हैं और हमारे ईसीआई से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। एनीवे, एक लंबा लिस्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, बट लेट मी टेल यू कि जो ईवीएम है, अब ईवीएम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन ईवीएम जो हैं, जहाँ तक मुझे पता है, इट्स अ वेरी सेफ वे टू कास्ट योर वोट। और ईवीएम हमारे देश में यूज़ हो रहा है। बहुत सारे डेवलप्ड देशों के पास आज भी ईवीएम जैसी फैसिलिटी नहीं है, और वो चाहते हैं कि भारत से वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या फिर ये जो एक टूल है वो खुद भी इम्प्लीमेंट करे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ईसीआई ने कितना अच्छा रोल सो फार किया है, और इस बात का अप्रिशिएशन इस फर्स्ट लाइन में भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईसीआई जो हैं ये फ्लॉलेस हैं। फ्लॉलेस का मतलब ये है कि कभी इनसे कोई गलती ही नहीं हुई, ऐसा नहीं है। इसमें भी
इंसान ही काम करते हैं और कई बार डिसीजन मेकिंग में गलतियां भी हो जाती हैं। इरादा गलत नहीं हो सकता, लेकिन डिसीजन मीन्स जो लिया गया है वो अच्छे इरादे से ही लिया गया है, लेकिन कई बार वो गलत साबित भी होता है। ये एक रियल वर्ल्ड में ऐसा होता भी है, इज़न्ट इट? नाउ हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंजाब इलेक्शन के बारे में। पंजाब इलेक्शन की डेट चेंज की गई है। कल न्यूज़ में भी ये था, हमने इस चीज़ को भी देखा था। अब जो नई डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है, दैट इज़ 20 फरवरी। क्यों? क्योंकि गुरु रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पंजाब से वाराणसी जाएंगे, तो बहुत सारे वोटर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर उस टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट करने का क्या मतलब रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने डेट जो है वो चेंज कर दी है। अभी तक ये सारी चीज़ें लॉजिकल लगती है कि इतने सारे वोटर्स अगर नहीं होंगे तो फिर वो राइट जो डिसीजन है वो सामने नहीं आएगा, लोगों को अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर डेट को आप थोड़ा डिले कर दीजिए ताकि लोग जो हैं वो ये फेस्टिवल ख़त्म करने के बाद वापस आ जाए और फिर इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या कोविड के टाइम पर, एज वी ऑल नो, ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव जो हैं अब हर एक राज्य में आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। आज गुजरात का ही आंकड़ा अगर आप देखेंगे, आज के हमारे इसी वीडियो में हम देखेंगे न्यूज़ में कि गुजरात में कुछ 17,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एक दिन में दर्ज हुए हैं। और यही सिचुएशन बहुत सारे अलग अलग राज्यों की भी है। तो क्या ऐसे समय पर इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए? दूसरी चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अलग अलग लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। और यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यही किया है। अभी ये जो पंजाब का इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा और अपील की कि आप प्लीज़ डेट को डिले कर दीजिए। लोगों को अपने मीन्स अपना जो रिलीजन है, लोगों को अपना जो धर्म है, उनकी जो आस्था है और आस्था के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनकी एक जयंती है और वहाँ पर अगर लोग नहीं जा पाए और फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो बहुत ही बुरा होगा, एक्सेट्रा। ऐसी बड़ी बड़ी एक फीलिंग्स शेयर करने वाली बातें तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों की हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी वेल बीइंग के बारे में सोचना चाहिए। दुखद बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव है और हमें इलेक्शन जो है उसको थोड़ा डिले कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारी प्रायोरिटी सेट ये करनी चाहिए कि लोगों की हेल्थ सही रहे, किसी भी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन ना हो और किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है तो उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। इस चीज़ को लेकर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में तो ऐसा ही होना चाहिए, इज़न्ट इट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, या फिर होता है तो बहुत ही कम लेवल पर होता है। एक कट थ्रोट कंपटीशन में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है इसकी एक परख जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भूल जाती है। तो ये दुखद बात है। और दुखद बात ये भी है कि लोगों ने भी इतना कोई ख़ास विरोध इस चीज़ का नहीं किया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा नहीं कर रही है तो लोगों को विरोध करना चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि देखिए भाई, अभी इलेक्शंस कंडक्ट मत करवाइए, ये कोविड की वेव जो है वो थर्ड वेव की नियरली शुरुआत हो चुकी है, पता नहीं क्या हो आगे, तो लेट्स डिले इलेक्शंस फॉर नाउ, बाद में कर लेंगे 2-3 महीने के बाद, क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगेन देखिए, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। एजुकेशन के साथ साथ व्हेन आई से एजुकेशन, तो सिर्फ डिग्रीज से कुछ नहीं होगा। जो जेन्युइन एक एजुकेशन है जिससे आपके अंदर में एक निखार आए, आप प्रश्न पूछने लगे, जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इस प्रकार की एक क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर और सभी नागरिकों के अंदर अगर डेवलप होगी, और होगी फॉर श्योर होगी, जन चेतना जिसको हम कहते हैं, जब तक ये डेवलप नहीं होगी तब तक इस प्रकार की सिचुएशंस जो हैं वो होती रहेगी। एनीवे, तो ये था आज का फर्स्ट टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मोटिवेशनल कोट से एक पॉजिटिव तरीके से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्यूरियसली फॉरएवर नाम का
एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है और मेरे द्वारा बनाए गए मोटिवेशनल पॉडकास्ट, छोटे छोटे 2-3 मिनट के मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स हैं और इनको सुनेंगे आप तो आई एम श्योर आप रिफ्रेश हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इनको बनाए हैं। नियरली 75 जितने पॉडकास्ट्स अवेलेबल हैं। आप हर रोज़ एक सुनेंगे और बाय टाइम ये फिनिश करेंगे तब तक और 70-80 जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इट्स समथिंग दैट यू विल फाइंड एवरी सिंगल डे, समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। तो डू चेक इट आउट। दूसरा हमारा टॉपिक जो है इट्स अबाउट पाकिस्तान नेशनल पॉलिसी। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च कर दी है। 7 साल लगे इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। 2 अलग अलग वहाँ की सरकारें, नवाज शरीफ साहब की सरकार के टाइम पर इसके क्रिएशन की शुरुआत हुई और इमरान खान की जो टेन्योर है इसमें इसको ख़त्म किया गया। दूसरी तरफ देखें तो क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है तो भारत को ही इसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में रखा गया होगा। तो नरेंद्र मोदी साहब की 2 गवर्नमेंट्स के टेन्योर लगभग 2 जो हैं इन टेन्योर में एक तरफ भारत में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट सेकंड टाइम भी इलेक्ट होती हैं। तो इतने साल लग गए, व्हाट आई मीन, कि 7 साल लग गए इस डॉक्यूमेंट को बनाने में। और लगता है कि 7 सालों तक अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, कुछ 45 पेज जितना डॉक्यूमेंट है, तो कितना बारीकी से इसको क्रिएट किया गया होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। देखिए, देश के प्रति ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के लोगों के प्रति भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ अबाउट द थिंकिंग ऑफ देयर पॉलिटिशियंस, और ख़ास करके वहाँ की आर्मी की जो एक सोच है और वहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सोच है उससे हमें नफ़रत है। या फिर वैसे हमें, आई मीन टू से, ह्यूमैनिटी की बात है। बाकी वहाँ के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही हमारी तरह ही अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी क्या करें, उनके जो ऐसे हैंडलर्स हैं या फिर जो देश चला रहे हैं, ऐसे लोगों की थिंकिंग जो है वो काफ़ी डेंजरस है। एनीवे, तो पाकिस्तान में क्या क्या बदलाव हुए। पाकिस्तान पहले एक यूएसए का मित्र देश था, आज वो चाइना का मित्र देश बन चुका है। तालिबान का लिबरेटर बन गया, तालिबान को सपोर्ट किया है एक लंबे समय से, और इनफैक्ट तालिबान को अफ़गानिस्तान की जो रूलिंग सीट है वहाँ पर बिठाने का काम भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बड़े बड़े बदलाव जो हैं कुछ पाकिस्तान में हुए हैं, फ्रॉम यूएसए फ्रेंड टू चाइना फ्रेंड। इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन ली हैं, जैसे कि आईएमएफ से, लेकिन बार बार आईएमएफ की लोन जो है वो राइट टाइम पर पे नहीं कर पा रहा है। और कई बार सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेते हैं, कई बार यूएई से, कई बार चाइना से। तो ऐसे बेल आउट्स, जब भी वो डूब जाते हैं तो किसी ना किसी देश से मदद मांगने की कोशिश करते हैं और फिर बेल आउट यानी कि पैसे मिल जाते हैं, और फिर जो पैसे पेमेंट करने का टाइम होता है तो फिर वो डिले हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान की एक लंबे समय से रही है। कल मैंने आपको बताया था वर्च्यू सिग्नलिंग के बारे में। आज ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम आएगा, आई एम श्योर। और अगर आज आपका पहला दिन है इस सीरीज़ को लेकर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का जो लेक्चर है 18 जनवरी वाला लेक्चर, वो आप ज़रूर देख लीजिए। और उसमें मैंने समझाया कि वर्च्यू सिग्नलिंग क्या होता है, कि एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये जो 48 पेज वाला डॉक्यूमेंट है, इट्स मोर लाइक ए वर्च्यू सिग्नलिंग बाय इमरान खान एंड मोईद यूसुफ वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो यही लगता है कि एक वर्च्यू सिग्नलिंग ही उन्होंने किया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इट्स अ पॉलिसी, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन। ये एक प्रकार की नीति है। तो ये सारी चीज़ें वुड बी में होगी कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ये डॉक्ट्रिन नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, ऐसा होगा, ये फ्यूचर में ही सारी चीज़ों की बात हो रही है। दूसरी चीज़, 50% जितनी चीज़ें तो इसमें क्लासिफाइड है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि बाकी के 50% डॉक्यूमेंट में क्या है। और यहाँ के वहाँ के जो पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, इस रिपोर्ट के बारे में ब्रीफ देते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि आने वाले 100 सालों तक भारत के साथ उनकी कोई हॉस्टिलिटी की सिचुएशन हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब से यूएसए अफ़गानिस्तान से निकला है तब से जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है।
बहुत बड़ी मात्रा में वेपन्स जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच रहे हैं और बहुत सारे सिविलियंस जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? अगर आप एक तरफ यह कहते हैं कि आपको 100 सालों तक भारत के साथ किसी भी प्रकार की हॉस्टिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी कुछ अलग है। और ये जो एक पाकिस्तान की एक डीप थिंकिंग रही है एज ए कंट्री के टेररिज्म जो है उसको स्टेट पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो यूज़ करते हैं कि टेररिज्म जो है उसको वो अच्छा मानते हैं। वो ये मानते हैं कि टेररिज्म से वो इंडिया जैसे देश को, दुश्मन देश को बिजी रख सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके देश में भी, पाकिस्तान में भी बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं उनकी मृत्यु टेररिज्म की वजह से हो रही है। लेकिन क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने की बात है तो ये चीज़ एक लंबे समय से वो फॉलो कर रहे हैं और ये जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी यही चीज़ कंटिन्यू की जाएगी। पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जैश ए मोहम्मद नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से लोगों को रिक्रूट करने लगा है और उनके अटैक्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। लश्कर ए तोयबा जो है ये एक्सपांड हो रहा है। भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में चाइना से वेपन्स भी खरीद रहा है। वेपन सिस्टम जो है, नई नई टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान उनको खरीद रहा है या फिर दान में मिल रहे हैं, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन उनके पास ये हथियार जो है वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अरेबियन सी में या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशियन में चाइना का एक प्रकार का प्रॉक्सी, चाइना का एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का उनका गार्ड डॉग, एक प्रकार का उनका एक ऐसा लॉन्च पैड पाकिस्तान बन चुका है कि वहाँ का जो ग्वादर पोर्ट है तो उसके माध्यम से चाइना इनडायरेक्टली डायरेक्टली अरेबियन सी एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ पर चाइना की दादागिरी जो है वाया पाकिस्तान बढ़ सकती है। और भारत के लिए ड्यूल फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज के वेस्टर्न जोन में पाकिस्तान और ईस्टर्न जोन में देखें हम तो चाइना, तो ये दो देशों के साथ एक साथ टकरार मीन्स एक साथ भारत को एक साथ उनको दोनों को हैंडल करना होगा, तो इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। लेकिन ये अब एक रियलिटी बन चुकी है। इंडिया कैंट गेट वीट अक्रॉस अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो अलाउ नहीं करता है कि हम पाकिस्तान का रास्ता यूज़ करके अफगानिस्तान की मदद करें, क्योंकि ऑफकोर्स उनको तालिबान को वहाँ पर बैठाना था, अब उन्होंने बैठा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड हुआ 2017 से लेकर 2020 में, तो वाया चाबहार पोर्ट यानी कि वाया ईरान हुआ कि इंडिया से चाबहार सी रूट के माध्यम से और फिर वहाँ से अफगानिस्तान रोडवेज और रेलवेज के माध्यम से या फिर एयर कॉरिडोर के माध्यम से हमने सामान वहाँ पर पहुँचाया है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हम डायरेक्टली अफगानिस्तान की मदद करें, क्योंकि फिर वहाँ के लोगों के अंदर जो है भारत के प्रति इज्जत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान जो है वो अनपॉपुलर हो सकता है। तो ये चीज़ वो नहीं चाहेगा। और फिर पाकिस्तान ये भी चाहता है कि जो दूसरा जो क्षेत्र है जैसे कि सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर अपना एक्सपांशन, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ाए, और इंडिया अगर इसमें आ जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो फिर सेकंड हैंड टाइप या फिर एक थोड़ा पीछे हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग इंडिया को देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान डेफिनेटली नहीं चाहता है। तो अगर भारत चाहता है कि हम सेंट्रल एशिया में और वेस्टर्न एशिया में ये सारी मार्केट्स, ये सारे देशों के साथ और ज़्यादा बिजनेस करें, और ज़्यादा ट्रेड करें, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो वी नीड टू यूज़ सम अल्टरनेटिव रूट। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान वाला रूट तो कल भी पॉसिबल नहीं था, आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं होगा। तो चाबहार के माध्यम से या फिर यूएई के माध्यम से हम हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो हमारी इन दोनों पॉइंट्स के माध्यम से होनी चाहिए। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रो द पाई। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने और इनके इंडिया के यूनिट ने हाल ही में 2 रिपोर्ट्स लॉन्च किए हैं, और ये दोनों के दोनों रिपोर्ट्स इन इक्वालिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन इक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी इन इक्वालिटी के साथ जुड़े हुए कोई रिपोर्ट लॉन्च किए जाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी डिबेट भी होती है। However, the suggestions in Oxfam's report don't capture the nuances of the problem and therefore their solutions are unworkable. Oxfam का ये जो रिपोर्ट आया है उसका जो फोकस है वो वेल्थ के ऊपर है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इनकम।
वेल्थ के ऊपर फोकस से अच्छा है कि हम इनकम ज़्यादा कैसे लोगों की हो सकती है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये क्या है, विल टॉक अबाउट इट। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ इज नॉट गुड। यानी कि कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के पास ही पैसे हैं और बाकी के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। ऑक्सफाम भी नहीं कहता है कि इस प्रकार का जो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये अच्छी बात है, और किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ओलिगार्की जिसको कहते हैं, ओलिगार्की यानी कि कुछ लोगों के पास पावर्स हैं, कुछ लोगों के पास पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, और बाकी एक बड़ी पॉपुलेशन के पास कुछ नहीं है या फिर ना के बराबर चीज़ें हैं। तो जब ऐसा होता है तो दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर एनी इकोनॉमी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी एक सोसाइटी है, राइट, 100 लोग वहाँ पर रहते हैं, और 100 लोगों में से 2 लोगों के पास, 2 लोग करोड़पति हैं और बाकी के लोग जो हैं उनको खाने पीने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो ये करोड़पति लोग जो हैं वो कब तक करोड़पति रह पाएंगे, या फिर कब तक वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? एक्चुअली होगा ये कि क्योंकि बाकी के लोग जो हैं उनके पास कुछ काम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो मीन्स वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं यही खर्च करते रहेंगे, और बाकी के लोग जो हैं वो जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खर्च करेंगे, तो इनकी ही कंपनीज है, तो वेल्थ इनके पास ही आती रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये इनके इनके कोई प्रोडक्ट्स खरीदेगा ही नहीं, तो फिर इनकी भी वेल्थ जो है वो इम्पेक्ट होने लगेगी। जस्ट ए रफ एग्जांपल। तो सेम थिंग एक देश के साथ भी है कि कुछ लोग अगर पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एक पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्थी नहीं है, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी ये हेल्थी नहीं है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं। अब ज़्यादातर जो एक 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 अप्रोच जो फॉलो किया जाता है वो होता है, इन इक्वालिटी की जब भी बात होती है तो वेल्थ का अप्रोच किया जाता है कि किसके पास कितने पैसे हैं, और इतने लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, इतने लोगों के पास कम पैसे हैं, और फिर उसके आधार पर कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे सजेशंस जनरली काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वेल्थ से अच्छा तो है कि हम जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी इनकम को बढ़ाने के ऊपर हम फोकस करें। इस रिपोर्ट में एक सबसे अच्छी बात जो बताई है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स, गुड क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स, भारत को अच्छे आंकड़ों के साथ मीन्स रिपोर्ट लॉन्च करने चाहिए, और अच्छे आंकड़े कलेक्ट करने चाहिए। अच्छे जब आंकड़े हमारे पास होंगे, वैसे आंकड़े, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, अगर अच्छा डेटा आपके पास नहीं है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो अच्छी नॉलेज और विजडम नहीं हो पाएगी। तो विदाउट डेटा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वी नीड टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी डेटा। गुड क्वालिटी डेटा को कलेक्ट करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, और उसके आधार पर हम पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ऑक्सफाम का जो दूसरा सजेशन है कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गुड, क्योंकि भारत में ऑलरेडी पहले वेल्थ टैक्स था। 2015 तक वेल्थ टैक्स चल रहा था, लेकिन 2015 के यूनियन बजट में वेल्थ टैक्स को रिमूव किया। अब क्यों रिमूव किया? क्योंकि वेल्थ टैक्स से होता ये था कि जो पैसे वाले लोग हैं उनकी एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक नाराज़गी सरकार के साथ बढ़ती थी, और इससे कोई देश को खास फ़ायदा नहीं था। वेल्थ टैक्स से टोटल हर साल 1079 करोड़ ही मिलते थे। अब ये वैसे देखा जाए तो छोटी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन भारत में जितने करोड़पति लोग हैं उनकी अगर टैक्स उनके वेल्थ टैक्स की बात करें तो ये ना के बराबर है। एक्चुअली में ऐसा है कि एक ही सिटी में इतने लोग होंगे, अगर आप उनके ऐसे 50 लोग पकड़ लेंगे बड़े शहरों में हमारे देश के, तो उनका वेल्थ टैक्स जो है वो 1079 से ज़्यादा होगा, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कोई पे नहीं करता है। तो एनीवे उससे देश को इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होता था। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम इसको रिमूव कर दें। उसके बदले में फिर एक टैक्स लाया गया था जिसको कहते हैं आप सरचार्ज को भी इम्प्लीमेंट किया गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। पर अगेन इसमें भी कोई इतना ख़ास बड़ा फ़ायदा देश को नहीं हुआ है। तो अगर हमें ये सिचुएशन चेंज करनी है देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग जॉब्स, वी शुड फोकस ऑन जनरेटिंग इनकम। के 1991 के बाद अगर हम देखें तो लाखों लोग गरीबी की चपेट में से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई। पैसे वाले लोग भी इंक्रीज़ हुए, लेकिन उसी के साथ साथ जो गरीब व्यक्ति था उसकी इनकम एक स्टेबल इनकम उसको मिलती गई, इसकी वजह से वो गरीबी की चपेट में से बाहर निकल पाया। तो उसके लिए हमें चाहिए मोर जॉब्स इन द मार्केट, और मोर जॉब्स के लिए भी हमें चाहिए ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हों। और
अगर एंटरप्रेन्योरशिप को आप प्रमोट करना चाहते हैं और फिर जैसे ही वो व्यक्ति पैसे वाला बन जाता है और फिर आप उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगेंगे, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए एक हर्डल पैदा हो जाएगी। लोग जो है वो डीमोटिवेट से सोचेंगे कि यार इतनी मेहनत करके इतना रिस्क उठाकर इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है, उससे तो अच्छा है कि अगर मैं जॉब भी कर लूँ एक अच्छे लेवल पर, तो मुझे जो मेरे पास जो सैलरी रहेगी, जो करोड़ों रुपए मैं कमाऊंगा, वो एटलीस्ट मेरे पास तो रहेंगे। यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ और 50% जितनी वेल्थ जो है मेरी सरकार लेकर चली जाती है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। तो ऐसी थिंकिंग से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। यूएसए की बात करें तो यूएसए के जो बिलियनर्स हैं उनको विरासत में पैसे नहीं मिले थे, उन्होंने खुद अपनी अपनी जो वेल्थ है वो जनरेट की है। फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, स्टीव जॉब्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी एक दोस्त के साथ बात कर रहा था इंस्टाग्राम के बारे में। एक मेरा फ्रेंड है, तो उनका जो प्री वेडिंग ये फ़ोटो शूटिंग है वो सारी चीज़ें चल रही थी और आई वाज जस्ट टॉकिंग विथ हिम। मुझे एक दिमाग में आइडिया आया कि इंस्टाग्राम जो है उसकी वजह से कितने सारे फोटोग्राफर्स, कितने सारे हेयर आर्टिस्ट, कितने सारे दूसरे ऐसे लोगों की, म्यूज़िक क्रिएट करने वाले लोग हैं, कितने सारे लोगों की आमदनी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, कितने सारे लोगों को नया काम मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। पहले फ़ोटो जो क्या कहते हैं इसको, प्री वेडिंग, वैसे लोगों को पसंद था लेकिन इतना फेमस नहीं था, लेकिन क्योंकि अब लोग जो हैं वो इंस्टा में ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो फिर उसके लिए अब एक ट्रेंड बन चुका है कि एवरीवन बिफोर मैरिज दे वांट देयर प्री वेडिंग शूट। तो ऐसे आइडियाज़ जो हैं उनको हमें प्रमोट करना है इस प्रकार के, कि नई जॉब्स जनरेट हो, नए एवेन्यूज़ क्रिएट हों। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। वी डोंट वांट टू मेक, एक जो केक है बड़ी, तो उसकी साइज इंक्रीज करनी है। जो एक केक है उसमें से बड़े बड़े टुकड़े सरकार ले लेगी तो ऐसा नहीं, इससे इनकम जनरेट नहीं होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट द बजट नीड्स टू डू। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। पिछले 2 क्वार्टर्स को देखें, क्वार्टर्स यानी कि 25% ऑफ एनीथिंग, तो 3-3 महीनों को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग उछाल देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है। जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी ऑन एन एवरेज 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ पर मंथ की एवरेज इतनी निकल रही है पिछले 2 क्वार्टर से, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। बजट डेफिसिट जो है वो कम होगा, कंट्रोल में होगा, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो ओवरऑल यू कैन से कि फॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से सही दिशा में चीज़ें जा रही हैं। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। रेस्टोरेंट्स देख लीजिए, छोटे छोटे बिजनेसेस, रिटेल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मेरा ही एक फ्रेंड जिनका रेस्टोरेंट था राजकोट में, उसको बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था उनका, राइट। और जो भी पैसे थे तो उसने खुद के पैसे लगाए थे, उसने कहीं पर से फॉर्मल लोन या फिर ऐसी चीज़ें नहीं ली थी। तो क्योंकि एक लंबे समय से लॉकडाउन में ये बंद रहा और उसने अपने कुछ जो वर्कर्स थे उनको पैसे भी दिए थे एज ए सॉर्ट ऑफ हाफ सैलरी, 20% 30% जो भी उससे हो सकता था वो देता था। खाने पीने की चीज़ें जो होटल्स में थी तो फिर उनके वर्कर्स वहीं पर ही रहते थे, तो वो खाना पीना वो खा रहे थे, ये सारी चीज़ें, रेंट चल रहा था एक्सेट्रा। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि लॉकडाउन जब भी खुला तो फिर रात का जो वो रहता था 8 बजे 7 बजे तक सारी चीज़ें, मीन्स यू हैव टू गो बैक टू योर होम, फिर 9 बजे तक। तो ऐसे समय पर कौन शाम को खाना खाने के लिए जाएगा? और इसका तो सिर्फ रात में ही चलता था बिजनेस, मीन्स रात का ही था, दोपहर में लंच और ब्रेकफास्ट यहाँ पर कैटर नहीं किया जाता था। तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। तो ऐसा कितने सारे रेस्टोरेंट्स, कितने सारी होटल्स और कितने सारे दूसरे ऐसे बिजनेसेस और छोटे छोटे इनफॉर्मल जो बिजनेसेस थे वो बंद हो गए। और इनफॉर्मल बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे टाइम में हुआ ये कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुई। अब खेतीबाड़ी में ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं, अब वहाँ पर और ज़्यादा लोग अगर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश को तो ये चाहिए कि हम खेतीबाड़ी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर में जॉब्स जनरेट करें, ताकि वो एक ज़मीन जो है उसमें 10 लोग काम करें तो सिर्फ 2 लोग ही काम करें, 2 लोगों की ही आवश्यकता है और बाकी के 8 लोग जो हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्री या फिर किसी ना किसी ऑफिस में काम करें, तो पूरे परिवार की जो एक इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये एक ओवरऑल बड़ा प्लान है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन कोविड
और लॉकडाउन की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी हिट हुई और इसकी वजह से फिर लोग जो है वो वापस अपने गांव चले गए और वहाँ पर अपनी खेत में काम करने लगे। तो इससे कोई एक परिवार की इनकम के ऊपर इतना कोई मेजर चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एज ए कंट्री व्हाट वी नीड टू डू इज़, जो हमारे सबसे वल्नरेबल लोग हैं उनको किसी ना किसी प्रकार का एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उनको खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, कुछ पैसे दिए जा सकते हैं पर मंथ 500 रुपये, 1000 रुपये, ये बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन इतने सारे लोग हैं हम ज़्यादा पैसे भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ किसी ना किसी प्रकार का सपोर्ट। गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें क्रिएट करनी ही पड़ेगी। आप उनके जेब में अगर हर महीने 1000 रुपये देंगे, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, एज वी ऑल नो। 5000 रुपये देंगे तो भी इससे किसी का घर नहीं चल पाएगा। इससे अच्छा है कि जॉब्स हम जनरेट करें जिससे वो व्यक्ति जो है वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और ख़ुद पैसे कमाए और ख़ुद अपना घर चलाए, और हस्बैंड वाइफ काम कर सकते हैं, एक परिवार में मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हर कोई काम कर सकता है और पैसे जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं अगर जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम चाहते हैं कि एज ए कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट बने, जो नई जॉब्स हैं, नई जो मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, तो उसमें काम करें और इंक्लूजन, राइट, सभी को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो इसमें बजट क्या कर सकता है? देखिए, बजट के माध्यम से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च कर सकती हैं, स्पेंड कर सकती हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है एक बहुत ही अच्छा प्लान है, अच्छा इंटेंशन है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा या फिर ठीक ठाक आएगा। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग थे और डेवलप्ड इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को लेबर इंटेंसिव और मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब्स होती हैं वो जनरेट की उन देशों ने, और लोग जो है उनको फैक्ट्री में काम करने लगे और फिर लोग जो है वो पैसे वाले बन गए। यूएसए का इतिहास देखेंगे देन यू विल फाइंड के वहाँ पर जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ती गई वहाँ पर गरीबी जो है वो कम होती गई और फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जो है वो यूएसए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बहुत सारे अनस्किल्ड और लेस एजुकेटेड लोगों को आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग जॉब में ऐड कर सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, खेती-बाड़ी में एक व्यक्ति जो है वो मजदूरी कर रहा है, अगर आप नज़दीक में कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर अगर उसको 7 दिनों की 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद वो फैक्ट्री का काम जो है वो धीरे धीरे सीख लेगा और फिर कुछ महीनों के बाद उसकी फिर से थोड़ी ट्रेनिंग, 1-2 दिन की ट्रेनिंग नया मशीन हैंडल करने की, धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें जो है वो पता चलने लगेगी। हमारे देश में जो चीज़ें मिसिंग है दैट इज़ जायंट फैक्ट्रीज जो है वो हमारे देश में आज भी मिसिंग है। फॉक्सकॉन जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाती है, आईफोन्स, तो उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री जो चाइना में है वहाँ पर पता है कितने लोग काम करते हैं? 4 लाख लोग काम करते हैं। और दूसरी जगह पर जो उनकी फैक्ट्रीज है चाइना में ही, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लगभग 6 लाख लोग हैं। तो टोटल चाइना में फॉक्सकॉन जो है वो 1 मिलियन जॉब्स यानी कि 10 लाख जॉब्स जो हैं फॉक्सकॉन ने जनरेट की है चाइना में। सैमसंग जो है वो वियतनाम के एक प्लांट में 1 लाख लोग वहाँ पर काम करते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो नहीं है। इनफैक्ट फैक्ट्रीज तो नहीं है, लेकिन हमारा ही बिजनेस जो है वो कोई और बाहर से आता है और लेकर चला जाता है। जैसे कि वियतनाम अगरबत्तीज बनाता है। अब अगरबत्ती में वियतनाम की कुछ कंपनीज जो है वो यहाँ पर आई चेन्नई में, और उन्होंने यहाँ पर देखा कि कैसे हम काम करते हैं, और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने अगरबत्ती बनाना स्टार्ट किया और आज 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अगरबत्तियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि, या फिर दुखद बात यह है कि यही सारी अगरबत्ती जो है वो फिर वो हमारे देश में ही एक्सपोर्ट करते हैं और हम इनको खरीदते भी और यूज़ भी करने लगे हैं। तो वी नीड टू चेंज लेबर लॉज, वी नीड टू थिंक मोर क्रिएटिवली कि कौन कौन से ऐसे हर्डल्स है कि वियतनाम अगरबत्ती बना लेता है और हमें बेच देता है और हम यहाँ पर अगरबत्ती नहीं बना पाते और इतनी जॉब्स जनरेट नहीं कर पाते। तो क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? 2020 की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा जीडीपी में टेक ओवर कर लिया। बांग्लादेश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में हमसे बहुत आगे, खास करके कपड़ों की मार्केट हमारे हमसे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर 4.4 मिलियन यानी कि लगभग 44 लाख लोग जो हैं इसमें काम करते हैं, और इसमें 80% जितनी महिलाएं हैं। तो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड कहीं और काम कर रहे हैं। तो एक परिवार की इनकम जो है वो डबल हो गई, इसलिए पहले सिर्फ हस्बैंड काम करता था, अब महिलाओं को भी अच्छा काम मिल रहा है। देन दे बोथ आर अर्निंग। तो धीरे धीरे वेल्थ जो है वो डेफिनेटली उस देश की बढ़ती ही जाएगी, इजंट। और वहाँ की लार्ज जो गारमेंट फैक्ट्री हैं वो 30,000 से 50,000 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, हमसे 10 गुना ज़्यादा। हमारे यहाँ पर 3,000 लोग काम करते हैं, वहाँ पर 30,000 लोग काम करते हैं।
तो व्हाट बजट कैन डू इज़ बजट कैन ऑल्सो, जैसे मैंने बताया आपको कि बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम अगरबत्ती या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कैसे यहाँ पर बना पाए, ऐसी फैक्ट्रीज को कैसे लगा पाए, इसके ऊपर काम कर सकता है। इसके साथ साथ एजुकेशन और स्किलिंग, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। गुड क्वालिटी एजुकेशन और राइट स्किल प्रोवाइड करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। किसी देश के पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो वो है उनके लोग। आपके पास पेट्रोल नहीं है चलेगा, आपके पास दूसरे रिसोर्सेज नहीं है चलेगा, आप सिर्फ अपने लोगों को एजुकेशन, स्किल और हेल्थ प्रोवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। जापान का इतिहास देख लीजिए, इतने कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान ने एजुकेशन, स्किलिंग और हेल्थ प्रोवाइड की अपने लोगों को, और आज जापान जो है दुनिया के टॉप देशों में से एक है। हमारे देश में वर्कफोर्स की बात करें तो स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, दुनिया के सबसे कम स्किल्ड वर्कफोर्स वाले लोग हमारे देश में हैं। 5% से भी कम लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास आप कह सकते हैं फॉर्मल स्किल्स हैं। साउथ कोरिया में 96% लोगों के पास स्किल्स हैं, जर्मनी में 75%, यूएसए में 52% के पास है। तो ये जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो हमने तैयार किया है, अगर ये पॉजिटिवली, अगर इसका व्हाट वी से अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे देश में जो रिपोर्ट आते हैं पता चलता है कि क्लास 5 का बच्चा जो है वो क्लास 2 की किताबें नहीं पढ़ पाता है। और एजुकेशन पॉलिसी भी आप देखिए क्या कहती है। एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जो सेकंड क्लास का बच्चा है वो सेकंड क्लास की किताबें पढ़ पाए। मीन्स ये कोई कहने की बात है? ये मीन्स ऐसा पॉलिसी में लिखा गया है, चलो लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक सेकंड क्लास का बच्चा अगर सेकंड क्लास की किताबें नहीं पढ़ पाता है तो शर्म की बात है ये। और जब तक आप टीचर की ट्रेनिंग, टीचर को राइट सैलरी नहीं देंगे, टीचर को दूसरे काम देंगे आप, कि टीचर जो है वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में बिजी हैं, ऐसा जब तक चलता रहेगा तब तक बच्चों का एजुकेशन जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा। इंडस्ट्री, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इंडस्ट्री पैसे कमाती है और फिर वो प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो सोसाइटी को देती है, राइट, मदद करने के लिए। तो इसको हमें हम प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारी कंपनीज जो है वो CSR के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंडिविजुअली भी अगर आप चाहें तो ऐसे CSR में फ़ंड ऐड कर सके। अगर आप फ़ंड ऐड नहीं कर सकते और लेट्स से कि आप किसी ना किसी माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते हैं, सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने फ्री टाइम में ये कर सके। ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट अगर करें तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती है और ओवरऑल हमारे स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्विकली न्यूज़ को देख लेते हैं। भारत ने इसको कंडेम किया है, जो टेरर अटैक हुआ है UAE में उसको। दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए सारे ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बलून्स, ये सारी चीज़ों को टेम्पररी बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुछ 143 केसेस फाइल किए गए हैं बाय इलेक्शन कमीशन। इट्स अबाउट दिस वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भारत में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को कहा है कि कोविड-19 को लेकर आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। गुजरात की बात कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसलिए तो देखिए 17,119 नए केसेस 24 आवर्स में देखने को मिले हैं। तो एज यू कैन सी कि काफ़ी स्प्रेड होने लगा है ये कोविड। और 5 ऐसे हार्डकोर माओविस्ट को मार गिराया गया बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर रीजन। आज NDRF का राइजिंग डे है, यानी कि इसकी स्थापना जो है वो आज हुई थी 19 जनवरी को। तो इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDRF को ग्रीट किया है। चाइना जो है वो बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स की टिकट जो है वो नहीं बेचेगा बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। UK कोर्ट ने आदेश दिया है कि विजय माल्या को अपना घर जो है लंदन में उसको खाली करना पड़ेगा। रॉबर्टा मेट्सोला ये यूरोपियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट बनी है। और केरला गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बंद किया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड केसेस। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है टोंगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया है। तो कीप पोस्टिंग योर आंसर्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो एक छोटी सी लड़की है, इसका नाम है एनी फ्रैंक, और हाल ही में एक खबर आई थी एनी फ्रैंक के साथ जुड़ी हुई। तो प्रश्न ये है कि एनी फ्रैंक का जो
घर है उसको आज म्यूज़ियम में बनाया गया है, तो ये म्यूज़ियम किस सिटी में है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, देखिएगा एंड पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं दैट मीन्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम जो है डियर फ्रेंड्स वो आपका है। जितनी बड़ी ये सीरीज़ होगी उतना ही काम करने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और आई एम श्योर आपके जो मैसेजेस हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई है। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स क्रैक कर ली तो भी ये सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको फील होता है, आपको विश्वास है कि इससे आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि और यंगस्टर्स इसके साथ जुड़े और लेट्स होप कि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डअप हो। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये राष्ट्र निर्माण का काम भी है, तो हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं और आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।